नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राय ऑनलाइन अकेडमी पर। तो दोस्तों, पिछले क्लास से 1-2 दिन से आपका क्लासेस डिस्टर्ब रहा है ना। इंटरनेट प्रॉब्लम के इशू के चलते आपका 2 दिन क्लास आपका डिस्टर्ब रहा। खैर, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपका क्लास कभी न छूटे, है ना। हमारा प्रयास रहता है कि हम क्लास डेली रूटीन से आए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, है ना। हम लोग ऑफलाइन में तो है नहीं कि ऑफलाइन में नेट की इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना। तो लेकिन इसमें ऑनलाइन में एक प्रॉब्लम, मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंटरनेट। और हमारे एरिया में कभी कभी इंटरनेट आपको पता ही चल जाता हो, क्लास न हो रहा है तो आप समझ जा सकते होंगे कि इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो इंटरनेट जब हमारा क्लास न होगा तो आप समझ जाइएगा कि इंटरनेट प्रॉब्लम है ना। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि इंटरनेट जल्द से जल्द, है ना। चूंकि हमारे कंट्रोल का तो बस की बात नहीं है, वो तो आपका टावर है ना, जैसे जियो, बीएसएनएल, एयरटेल का समस्या है। तो जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे तो हम लोग जुड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, फिर भी आज से हम लोग क्लास कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, मौर्य काल में अगर एक क्लास हम लोग सही से अगर लेते ना, संडे को एक क्लास हम लोग का, संडे या मान लीजिए 1-2, हाँ मतलब सैटरडे को ही हम लोग हिस्ट्री समाप्त कर देते। आज संडे, पिछले दिन संडे को हम लोग क्या पढ़ते, बायोलॉजी। लेकिन कोई बात नहीं है ना, हम लोग फिर आज से हम लोग कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मौर्य काल। और मौर्य काल में भी हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जब क्लास, अब एक क्लास और आ गया था, और उस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, मौर्य काल का एक पुस्तक है, और एक दूसरा पुस्तक है इंडिका। दोनों का हम लोग वर्णन देखेंगे, यानी आखिर इंडिका में क्या लिखा गया है और अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। हम लोग क्या समझना, अर्थशास्त्र। हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, अर्थशास्त्र। तो मौर्य काल के दो पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। पहला अर्थशास्त्र और दूसरा इंडिका। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, यानी अर्थ पुस्तक किसने लिखा। उसके बाद इस पुस्तक में कितने, जैसे हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो यानी एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी पढ़ते हैं, या फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं। अभी प्राचीन भारत में हम लोग एस के पांडे का पढ़ते हैं। तो एस के पांडे में है ना, अलग अलग क्या है, तो टॉपिक है, अध्याय है, और अलग अलग चैप्टर है ना, मतलब कह सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार में अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र में भी एक चैप्टर होगा, है ना। आपका देख लीजिए, टॉपिक भी होगा और कितने पेज होगा वो हम लोग देखेंगे ही। और सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र में इसका लेखक कौन है ना। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसका लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र का लेखक का नाम क्या है, तो चाणक्य। ये चाणक्य कौन है, तो आपको पिछले क्लास में बताया भी थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है ना। यानी अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बनने से पहले क्या था, तो एक आम नागरिक था, है ना। आम नागरिक अगर कोई बड़ा पद ले लेता है तो उसका आपको इतिहास लिखाता है ना। एक छोटे पद से अगर आप हायर लेवल तक पहुंच जाइएगा तो इतिहास लिखाता है। लेकिन अगर आप ऊंचे पद से ही दूसरे मतलब पद से जा रहे हैं तो आपका कोई जनरली कोई वैल्यू नहीं देता है। जैसे देख लीजिए, अगर मोदी जी हैं, मोदी जी खुद कहते हैं, हम कोई देखा तो नहीं है कि चाय बेचते या नहीं देखते, लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने से पहले हम क्या चाय बेचते थे। लेकिन खैर अभी तो कोई पुष्टि नहीं हुआ है कि कौन सही में चाय बेचे या नहीं बेचे, है ना। तो मोदी जी चाय बेचने से क्या बन गए, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बन गए। तो इनका एक इतिहास रहेगा। लेकिन अगर कोई इंदिरा गांधी के देख लीजिए, है ना, इंदिरा गांधी का विरासत देख लीजिए, गरीब घर से नहीं है। उसके पहले कौन, जवाहरलाल नेहरू जो उनका पिता है, तो उनके है ना अमीर घर से थी, ऐसा नहीं कि वो गरीब घर से थी। तो उनका कोई हिस्ट्री जाना, मतलब जाना जरूरी। हम लोग के देश का प्रधानमंत्री रही है, जानना भी जरूरी है। लेकिन हाँ, उतना वैल्यू नहीं है जितना नरेंद्र मोदी का है। या फिर देख लीजिए, केजरीवाल दिल्ली का सीएम बना हुआ है ना। फिर अगर आप अपने बिहार में देखिएगा तो नीतीश कुमार, लालू यादव ना, एक साधारण वर्ग से यहाँ पहुंचे, यानी लो एकदम निचले स्तर से पहुंचकर कहाँ पहुंचते, एक सीएम बनने पद का धारण किया। कौन, तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी। उसी प्रकार रामविलास पासवान भी अभी तो हम लोग नहीं है ना। तो लेकिन रामविलास पासवान भी के राजनीति करिए देखिएगा और उसकी हिस्ट्री को उठाइएगा तो निचले स्तर से पहुंचने वाले नेता है। तो खैर हम लोग जब बिंदु किसी में पहुंच जाते हैं तो बहुत लंबा खिंचा जाता है, तो खैर अलग बात है। तो अर्थशास्त्र के चाणक्य कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का है प्रधानमंत्री। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना, उसी का वर्णन कहाँ मिलता है, तो अर्थशास्त्र के
किसने मतलब ज्यादा हेल्पफुल किया, आपको मुद्रा राक्षस में मिलेगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बना उसका उल्लेख मुद्रा राक्षस में मिलेगा। लेकिन मुद्रा राक्षस क्या है, एक नाटक है, नाटक पुस्तक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य। चाणक्य का कहीं कहीं आपको नाम मिलेगा कौटिल्य, कौटिल्य, या कहीं आपको मिलेगा क्या, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, है ना। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहा कि देखिए प्रश्न आएगा ना कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य आप जान रहे हैं, कौटिल्य भी आप जान रहे हैं, लेकिन विष्णु को जनरली बच्चा नहीं जानता। तो यही सबसे बड़ा मिस्टेक करता है, उसको मार के आता है, अलग अलग नामों को मार के आता है ना। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का तीन नाम है, सॉरी आपका चाणक्य का, एक है चाणक्य, एक है कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। ज्यादा प्रचलित नाम कौन है, तो ये चाणक्य नाम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसका में कितने है ना, इसकी भाषा क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा, इसका भाषा देखेंगे। तो भाषा देखिए, चाणक्य के क्या है, ब्राह्मण थे। चाणक्य सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, चाणक्य कौन सा धर्म से, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण का उस समय कौन सा धर्म था, यानी कि संस्कृत भाषा जनरली ब्राह्मण, अधिकांश ब्राह्मण, हिंदी का यूज भी होता था, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता था, संस्कृत का। तो ये पुस्तक किसमें लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ये पुस्तक है, गद्य और पद दोनों में है, गद्य और पद, यानी कहानी और कविता दोनों फॉर्म है। ऐसा नहीं कि केवल कहानी या फिर कविता में है, ये दोनों फॉर्म है, यानी कहानी भी इसमें मिलेगा आपको और कविता भी मिलेगा, है ना। और सबसे पहले मेन सेक्शन देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि ये जनरली आप छोटे लेवल एग्जाम दीजिएगा तो ये एक प्रश्न आएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक। उसके बाद दूसरा मेन प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र में किस संबंध क्या है, मतलब अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किसके से है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैब, यानी कि देख लीजिए राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, देख लीजिए। तो हम लोग क्या समझेंगे, जैसे देखिए यहाँ राजनीतिक शास्त्र लिखा हुआ, तो राजनीतिक शास्त्र समय हम लोग देख के समझ आता है कि इसका इसमें क्या लिखा होगा, तो राजनीतिक विज्ञान होगा, यानी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। उसी प्रकार देख लेंगे समाज शास्त्र, मतलब सामाजिक विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक। लेकिन यही बच्चा जनरली गलत क्या करता है कि प्रश्न आया कि अर्थ पुस्तक का संबंध है, मतलब अर्थ पुस्तक में यानी अर्थशास्त्र पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन में रहेगा इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र, यानी कि आर्थिक जीवन पर रहेगा। उसके बाद रहेगा सामाजिक जीवन पर रहेगा, उसके बाद राजनैतिक जीवन पर रहेगा और धार्मिक जीवन पर। बहुत समस्या है भाई। तो हम लोगों ने देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यानी लिखा किसने, चाणक्य ने लिखा, इसका संबंध कैसा है। तो अर्थशास्त्र देखेंगे, है ना। अर्थशास्त्र से आपको जनरली क्या प्रश्न आएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध है सामाजिक जीवन से, सामाजिक या आर्थिक जीवन से, राजनैतिक या फिर धार्मिक। तो जनरली जो बच्चा होता है क्या मारता है, आर्थिक जीवन मारता है, क्योंकि देखने में भी लग रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे देखेंगे कि समाज शास्त्र का मतलब क्या है, तो सामाजिक विज्ञान। उसी प्रकार देखेंगे राजनीतिक शास्त्र का मतलब क्या है, राजनीतिक विज्ञान। उसी के बाद हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थ विज्ञान, है ना। मतलब जो आर्थिक जीवन है कि हम लोग देखते हैं, उस आर्थिक विज्ञान कहेंगे। लेकिन यही जो बच्चा गलती क्या करता है, आपको देखने में लग रहा है अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र नहीं है। इसका संबंध किससे है, तो राजनैतिक जीवन से है। देखिए ध्यान रखिए, राजनैतिक अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, राजनीतिक से, या आपका कहीं कहीं मिलेगा विदेश नीति से, है ना। राजनीति से रहेगा या फिर विदेश नीति से, ध्यान रखिएगा दोनों। देखिए मैं जनरली है ना, आप तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसका राजनीतिक से संबंध है, तो इस पुस्तक का नाम राजनीतिक शास्त्र रहना चाहिए था, है ना। ये हम प्रश्न उठना भी चाहिए। लेकिन बच्चों देखो ध्यान रखना है कि जब ये पुस्तक का रचना किया गया था, जब अर्थशास्त्र, हम लोग कौन सा काल पढ़ रहे हैं, मौर्य काल, प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। तो इस काल में कोई अर्थशास्त्र नामक का पुस्तक का वर्णन नहीं मिलता, मतलब पुस्तक अर्थशास्त्र में मिला ही नहीं, है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक अब बना है, मतलब कर सकते हैं ना, आधुनिक युग में बना है, आधुनिक काल में बना। लेकिन इसका पहले
अर्थशास्त्र नामक का कोई पुस्तक नहीं था, इसीलिए इस पुस्तक का कौटिल्य यानी चाणक्य ने इसका नाम क्या रखा था, अर्थशास्त्र। ऐसा नहीं कि आप समझ जाए कि अर्थशास्त्र का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटिकल राजनीति और विदेश नीति ये पर आधारित पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, है ना। जब ये अर्थशास्त्र पुस्तक कब बना, तो जब हम लोग अर्थशास्त्र को जब पढ़ेंगे डीपली में ना, तो आपको बता देंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक क्यों बना, किस लिए बना, और एक कब पुस्तक यानी इस पुस्तक का रचना, इकोनॉमिक्स का रचना कब किया गया था, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने अभी समझा कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, तो राजनीतिक विज्ञान और ये राजनीतिक से और विदेश नीति से। तो अब यही तक जो दो प्रश्न आपका वीवीआई था यही था, है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक का पहला पुस्तक का लेखक तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उसके बाद अर्थशास्त्र का संबंध पूछेगा, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, तो राजनीति या विदेश नीति से। ये दो प्रश्न लोअर लेवल के लिए, लेकिन हायर लेवल के क्या प्रश्न आएगा, तो ध्यान रखिए हायर लेवल के लिए प्रश्न आएगा, यहाँ से डीपली प्रश्न आएगा। देखिए अर्थशास्त्र में प्रश्न आएगा कि अर्थशास्त्र में कुल कितने टॉपिक है, यानी कुल कितने अधिकरण है, फिर पूछेगा कितने अध्याय है और कितने श्लोक है। ये प्रश्न आता है डीपली लेवल, जब अब बीपीएससी या दरोगा का एग्जाम दीजिएगा ना, या सीडीपीओ का, तो इस तरह से एक प्रश्न आएगा, है ना। इस तरह से प्रश्न क्या आएगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने श्लोक है, कितने श्लोक का वर्णन है, या फिर कितने अध्याय है, या फिर कितने अधिकरण है, तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक में 15 क्या है, टॉपिक है। टॉपिक कितने हैं, 15 टॉपिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 150 चैप्टर है। चैप्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, अध्याय कहते हैं, अध्याय। और 6000 श्लोक है। कितने श्लोक है, मतलब 15 टॉपिक, मतलब प्रश्न हिंदी में रहेगा 15 अधिकरण, मतलब 15 एक टॉपिक है। अर्थशास्त्र में कितने टॉपिक पर पुस्तक रचना किया गया, 15। 150 अध्याय है, मतलब 150 चैप्टर का नाम है, और 6000 उसमें श्लोक का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिए, है ना। हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में डीपली समझ गए। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य, इन्हीं का नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। उसके बाद देखेंगे भाषा कौन, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। और यह पुस्तक गद्य और पद्य दोनों में है, कविता और कहानी दोनों फॉर्म में है। उसके बाद देखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है ना, तो संबंध किससे है, राजनीति या विदेश नीति से। उसके बाद हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक में कितने चैप्टर है, कितने आपका टॉपिक है और कितने श्लोक है, तो 15 टॉपिक है, 150 अध्याय है और 6000 श्लोक है। तो ये आपका अर्थशास्त्र कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिका के बारे में, है ना। इंडिका के बारे में देखेंगे तो इंडिका पुस्तक थोड़ा सा आपको पिछले क्लास में बता चुके थे कि इंडिका पुस्तक का रचना किसने किया था, मेगास्थनीज ने। किसने किया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज कौन है, तो आपको पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका सिकंदर एंड मौर्य काल पढ़ने के बाद हम लोग जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे, तो उसमें अभी आपको बताए थे कि सेल्यूकस निकेटर यानी कि चंद्रगुप्त आपका सिकंदर जब मर गया, तो सिकंदर का जो क्षेत्र था, जीता हुआ क्षेत्र को उसका किसने अधिकार कर लिया, तो उसके जो सेनापति था, है ना, उस सेनापति ने अधिकार कर लिया। और इसी सेना के कौन है, आपका सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर कब, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, और हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत कौन है, मेगास्थनीज को कहाँ भेजा, भारत में यात्रा करने के लिए और साथ ही पुस्तक रचना के लिए कहाँ भेजा, भारत में पूछा। तो मेगास्थनीज जब भारत में आया, तो भारत में आने के बाद चंद्रगुप्त किसके दरबार में आया, प्रश्न ये आएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया किस लिए आया, है ना, तो मतलब भारत के बारे में जानकारी लेने के लिए आया कि भारत के बारे में क्या क्या अच्छा चीजें है, क्या क्या उनका व्यवस्था है, शासन व्यवस्था कैसा है, वो सब जानने के लिए कौन आया था, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, इंडिका। जनरली देखिएगा इंडिका है ना, हम लोग समझे क्या इंडिका। अब मेन प्रश्न आ रहा है कि जैसे हिंदी चाणक्य यानी अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में, तो इसका भी कोई भाषा होगा। इसका भाषा का नाम क्या है, ग्रीक। ग्रीक मतलब यूनानी। कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया, यूनानी। यानी मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था, है ना, तो यूनानी भाषा लिखेगा। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया का लोग जाएगा इंग्लैंड में और वहां अपना पुस्तक लिखेगा, तो मातृभाषा का जनरली ज्यादा लोग यूज करते हैं। क्यों मातृभाषा का यूज इसलिए करते हैं कि जाके अगर भविष्य में उस पुस्तक का यूज भी अगर कोई दूसरा देश करे, तो ध्यान रखे कि भारत का सबसे बड़ा जो भाषा है वो कौन सा भाषा है, तो हिंदी भाषा है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग इस करने से क्या होगा कि उनको जो दूसरे देश के लोग पढ़ेंगे तो उनको ये समझ में आया कि जो
भारत का सबसे बड़ा भाषा है कौन सा है, तो हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा ही मातृभाषा, ध्यान रखिए। तो ठीक उसी प्रकार मेगास्थनीज ने भी इस पुस्तक का रचना किस भाषा में किया था, तो ग्रीक भाषा में किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जैसे अचानक का जब पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये तो इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन जो इंडिका पुस्तक का कोई अभी तक वर्णन नहीं मिलता है कि जैसे मूल कॉपी का वर्णन नहीं मिलता है कि इंडिका पुस्तक है या फिर लिखा गया है ना। जैसे देख लीजिए हमारा यानी कि संविधान है, भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान का मूल कॉपी यानी मेन पेज है, यानी मेन किताब हम लोग कह सकते हैं। तो मेन किताब कहाँ रखा गया, तो भारतीय संसद भवन में रखा गया है ना। तो संसद भवन में रखा गया है, तो ठीक उसी प्रकार तो हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारा संविधान कहाँ रखा गया है, संविधान का मूल कॉपी भारतीय संसद में। लेकिन जो इंडिका है, इंडिका पुस्तक का कोई मूल कॉपी अभी तक वर्णन नहीं मिला कि इंडिका पुस्तक एक सही रूप में ये था या इसमें कितने अध्याय थे या कितने चैप्टर थे, तो इसमें कोई जानकारी, विशेष रूप से जानकारी नहीं है। तो मेरे मन में प्रश्न आ रहा कि आखिर इंडिका पुस्तक का कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर हम लोग जान कैसे रहे कि आखिर एक किसने, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक का रचना किया, उसका नाम था इंडिका। तो देखिए इसका आप एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए हम लोग का भारत का सबसे बड़ा बुक क्या है, एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी अगर कोई भी राइटर है तो एनसीईआरटी का ही सहयोग लेकर अलग अलग अपने नाम से किताब लिखता है। जैसे एम लक्ष्मीकांत देख लीजिए, तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत सबसे अच्छा लोग मानते हैं इसलिए, है ना। तो एम लक्ष्मीकांत में देखिएगा, अब जब उसका अध्ययन कीजिएगा विशेष रूप से, तो उसमें आपको कहीं कहीं एनसीईआरटी का प्रयोग, एनसीईआरटी कोस्ट में लिखा रहेगा। एनसीईआरटी इसलिए लिखा रहेगा कि अगर आपको कहीं लगता है कि डाउट है, तो आप डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत को यानी दोष नहीं ठहराइएगा। वो किसको दोष है, तो डायरेक्ट इसलिए एनसीईआरटी का प्रयोग किया गया है कि जो हमारा डाटा है वो किससे लिए है, तो एनसीईआरटी से लिए। जैसे हम लोग एसके पांडे पढ़ रहे हैं प्राचीन के लिए, तो प्राचीन के लिए एसके पांडे में ही आपको कहीं कहीं मिलेगा एनसीईआरटी। तो भारत का स्टैंडर्ड जो बुक है वो कौन सा बुक है, एनसीईआरटी, है ना। तो उसी प्रकार जो यूनान के जो इतिहासकार है, जो लेखक है, वो अपने अपने पुस्तक में माने इंडिका का प्रयोग, इंडिका स्रोत से इंडिका का यूज करके, प्रयोग करके अलग अलग पुस्तक में भारत का उल्लेख किया है। तो इसी में मिलता है कि एक इंडिका भी पुस्तक था। जैसे मान लीजिए अगर एनसीईआरटी बुक दुर्भाग्य हो, ऐसा नहीं कि भूल नहीं सकता, मान लीजिए इंडिया जो हमारा भारत का सबसे बड़ा पुस्तक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ही भूल जाए, मतलब खो जाए, मतलब किसी के पास एनसीईआरटी रहे ही नहीं, और उस एनसीईआरटी का अगर लोग बाद में अगर कई वर्षों बाद जब लोग पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी या एसके पांडे का इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे या मॉडर्न पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम का, तो लोग जब किताब पढ़ जैसे उल्टेंगे तो उसमें उल्लेख मिलेगा एनसीईआरटी। तो उनका मन में प्रश्न आएगा कि आखिर एक ही एनसीईआरटी कौन सा बुक है, तो जनरली जो एनसीईआरटी बुक है क्या, तो भूल चुके हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार समझ रहे हैं कि आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंडिका पुस्तक का कोई मूल कॉपी अभी तक मिलना नहीं है, फिर इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, जो यूनान के इतिहासकार हैं अपने बुक में यानी अपने किताब में इसका उल्लेख किए हैं कि इसमें जो इंडिका हम लोग पटना के बारे में लिख रहे हैं या फिर भारत के बारे में जो हम लिख रहे हैं, वो हम कहाँ से लिए हैं, तो इंडिका पुस्तक से लिए हैं। कौन लिख रहा है, जो यूनान या अलग अलग विदेश के लोग जो इतिहासकार है या लेखक है, वो अपने किताब में लिख रहे हैं कि जो हम पटना के बारे में या फिर भारत के बारे में जो भी हिस्ट्री लिख रहे हैं वो किससे हम लिए हैं, यानी हमारा स्रोत कहाँ से है, तो इंडिका पुस्तक से। ध्यान रखिए, तो इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इसका भाषा क्या है, ग्रीक। ध्यान रखिए ना, ये हम लोग समझ गए। इंडिका की जनरली यही प्रश्न है। अब हम लोग जो मेन देखेंगे पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र, देखिए हम पाटलिपुत्र के जो प्रशासन व्यवस्था है उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक से। आपको अर्थशास्त्र में नहीं मिलता, अर्थशास्त्र जनरली उतना डाउट कुछ विशेष रूप से आपको जानकारी नहीं लेना। हाँ, फिर भी हम लोग लेंगे तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में। तो पटना का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका इंडिका पुस्तक में। तो सबसे पहले देखेंगे इंडिका पुस्तक के अनुसार, यानी मेगास्थनीज ने अब मेगास्थनीज के बारे में हम लोग देखेंगे कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर के बारे में, पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या कहा, पॉलीब्रोथा कहा। पॉलीब्रोथा। प्रश्न आया कि मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का क्या कहा, तो पाटलिपुत्र को क्या कहा, पॉलीब्रोथा, है ना, पॉलीब्रोथा। और जो इंडिका पुस्तक के अनुसार पाटलिपुत्र शहर के बारे में देखिएगा, इंडिका पुस्तक में
अर्थ यानी कि कौन से आपका सॉरी मेगास्थनीज ने लिखा है कि जो पाटलिपुत्र का शहर था, यानी पाटली जो मगध का राजधानी कहाँ था अशोक के समय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, तो इंडिका पुस्तक में। तो इंडिका पुस्तक के अनुसार कौन कह रहा है, मेगास्थनी, कि जो पाटलिपुत्र शहर था वो पाटलिपुत्र शहर का एरिया 15 किलोमीटर तक लंबा था, मतलब क्षेत्रफल था, और 3 किलोमीटर चौड़ा था। देखिए इस तरह से मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए कि ये पाटलिपुत्र क्या है, शहर है, और इस पाटलिपुत्र शहर का लंबाई कितना कहा है, यानी कि इनका पुस्तक में तो 15 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा कहा है। यानी पाटलिपुत्र शहर का क्षेत्रफल का कितना है, तो 15 की गुने 3 कर देंगे तो 45 किलोमीटर स्क्वायर निकल जाएगा ना। तो ये पाटलिपुत्र शहर का बारे में, ऐसा नहीं कि मगध के बारे में पूरा बता रहा है। पाटलिपुत्र शहर का उल्लेख क्या मिलता है कि पाटलिपुत्र शहर 15 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ था। मतलब कह सकते हैं हमारे लोग का गांव है, तो गांव एक लंबाई देखेंगे, लंबाई नापेंगे तो 10 या 500 या 600 मीटर निकलता, मीटर तो नहीं निकलेगा, फीट निकलता है, या फिर 1000 फीट निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1000 फीट निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार आपका मेगास्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र शहर का 15 किलोमीटर लंबा में फैला था और 3 किलोमीटर चौड़ा में था। और ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो पाटलिपुत्र शहर था उसके चारों ओर बाउंड्रिंग किया गया था, मतलब घेराबंदी किया गया था। और उस घेराबंदी में किसका किया गया था, तो पटरा का, यानी कि लकड़ी का कर सकते हैं। यानी चारों तरफ से पाटलिपुत्र शहर है, मान लीजिए कि बीच में शहर है, शहर के चारों तरफ क्या किया गया था, तो चारों तरफ यानी लकड़ी से घेराबंदी किया गया था, मतलब बाउंड्रिंग किया गया था। जैसे देखिएगा हम लोग का जब स्कूल या यूनिवर्सिटी, जब आप स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो आपका स्कूल को एक बाउंड्रिंग किया जाता है ना, एक पिलर या ईंट के, अभी तो ईंट का प्रयोग होता है लेकिन उस समय ईंट का कोई प्रयोग नहीं होता था। तो ईंट का प्रयोग करके अभी लोग हम लोग क्या स्कूल के चारों तरफ बाउंड्रिंग किया था। तो ठीक उसी प्रकार पाटलिपुत्र शहर के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ लकड़ी के दीवार से क्या किया गया था, तो घेरा गया था। और जो लकड़ी का दीवार इस मतलब देख लीजिए इस तरह से, और इस कितना ऊंचाई तक, तो लगभग देख लीजिए तो 10 मीटर तक नहीं, 10 फीट जनरली मिलता है प्रश्न, तो 10 फीट ऊंचा लकड़ी के घेरा हुआ था। और बीच बीच में लकड़ी पर चारों तरफ छेद छोड़ दिया गया था, इसलिए कि बीच में अगर लड़ाई भी भविष्य में हो तो लड़ाई तीर छोड़ने के लिए जो घेरा गया था कौन सा, आपका देख लीजिए लकड़ी से आपका शहर, तो बीच में छेद छोड़ दिया गया था, इसलिए कि भविष्य में अगर लड़ाई भी हो तो तीर का जमाना था, तीर उस समय क्या बंदूक था तो नहीं, तो तीर छोड़ने के लिए छेद छोड़ दिया गया था का बीच बीच में जो घेरा गया था एक लकड़ी से, वो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो देखेंगे जो इतना नहीं, प्रशासन व्यवस्था मौर्य काल में पाटलिपुत्र शहर का इतना व्यवस्थित था कि चोर को, है ना, चोर पाटलिपुत्र शहर में न हिले, इसके लिए 150 यानी कि 175 मीटर चौड़ा चारों तरफ से खाई है और 8 मीटर गहरा 8 मीटर गहरा खाई का निर्माण किया गया था। मतलब पाटलिपुत्र शहर का 175 मीटर देख लीजिए, मान लीजिए